Hello friends, my name is SP Singh और I'll be taking your lecture on in various subjects of management. आज हमारी पहली क्लास है आपके साथ, तो आज हम शुरू करेंगे इस सब्जेक्ट के साथ मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, जो ना खाली MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है बल्कि और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज में भी इस टॉपिक को कवर किया जाता है. तो वॉट एवर आई विल डिस्कस विद यू इन दिस लेक्चर टुडे, यू कैन ऑल्सो prepare yourself for various other competitive exams और various other management programs also. तो जैसे सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस. तो मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, मैनेजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जब वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट. तो यहाँ देखेंगे मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी हैं और मैं एक एक करके उन डेफिनेशंस को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. पहली है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स. इसमें देखिए मैंने एक चीज़ अंडरलाइन की, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट. आर्ट मीन्स ये एक कला है. हर इंसान का काम करने का तरीका, दूसरों से काम करवाने का तरीका अलग है. ये एक कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये एक कला है. तो तभी मैनेजमेंट को एक आर्ट बोला जाता है. ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, दूसरों से काम करवाना. ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस किससे बनती है, लोगों से. ऑर्गेनाइजेशंस में कौन काम करता है, लोग काम करते हैं. तो लोगों से काम करवाना, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं, थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स. तो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे वो डेस्क जॉब करें, चाहे वो फील्ड जॉब करें, चाहे वो प्रोडक्शन के फ्लोर पर प्रोडक्शन का काम देखें, तो वो सब एफर्ट्स डाल रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कंट्रीब्यूशन को करने के लिए. तो उन सब से काम करवाना, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं. दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट्स. आइडेंटिकल है पहली डेफिनेशन और इसी में भी देखोगे प्रोसेस है, तरीका है. क्या तरीका है वो हम आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे. ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाना, दूसरों से काम करवाना थ्रू दी ग्रुप एफर्ट्स. तो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो टीम में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं. तो उन सब से काम करवाना ये एक कला है और इस कला को हम मैनेजमेंट बोलते हैं. मैनेजमेंट इज द आर्ट of knowing what you want to do in the best and the cheapest way. देखिए यहाँ पर भी आर्ट है, आर्ट को हमने अंडरलाइन किया है. क्यों? क्योंकि ये एक कला है. ऑफ नोइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू, आप क्या करना है. आप भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर काम करते हैं, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की, आपके ऊपर भी रिजल्ट है काम करने का. तो आपको भी एज अ मैनेजर पता होना चाहिए कि आपने क्या काम करना है, प्लस इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. तो सही तरीके में काम करवाना, सही तरीके से ही काम करना, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं. तो इसको हम समराइज करें तो क्या आएगा, इन समरी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग पीपल. लोगों से काम करवाना, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं. एंड अदर रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लीडिंग टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये डेफिनेशन है जो नॉर्मली आप बुक्स में या स्टडी मटेरियल में पढ़ते हैं. तो वो क्या कहता है कि इट इज द आर्ट एसेंस ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड अदर रिसोर्सेज. तो लोगों के अलावा भी रिसोर्सेज हैं, टाइम है, मटेरियल रिसोर्सेज है, इन सब को मैनेजमेंट करना, इन सब को मैनेज करना, ये एक कला है जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं. और ये रिसोर्सेज सिर्फ कंपनी के अंदर नहीं दिखते, कंपनी के बाहर भी तो हैं. आपके कस्टमर्स कंपनी के सप्लायर्स, कंपनी के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब भी तो एक बिजनेस के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड है ना. इनसे भी काम करवाना, इसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं.
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या विशेषताएं हैं मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक आदमी का काम नहीं है, मैनेजमेंट एक ग्रुप का काम है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इंसान काम नहीं करता। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं ना, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आपने पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक सिंगल ओनर होता है। ठीक है, ओनर सिंगल है, पर उस सिंगल ओनर के नीचे भी तो लोग काम कर रहे हैं, उस सिंगल ओनर के नीचे भी तो एक टीम है जो काम करती है। तो वो क्या है? ग्रुप है। तो इस ग्रुप को मैनेज करना, इसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन इट्स एप्लीकेशन। मैं कहूँ मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने में काम आता है, नहीं भाई। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा भी तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या जिनको हम एनजीओ बोलते हैं, वो भी तो हैं। इनको भी तो मैनेज करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, मीन्स किसी को भी मैनेज करना, इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। मैं कहूँ आज मैंने अपने मैनेजर्स, अपनी टीम के लोगों को काम करवा लिया, मैनेजमेंट ख़त्म हो गया? नहीं। जब तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, जब तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर, तब तक लोगों को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट एज एन इंटीग्रेटेड एफर्ट। मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैनेजमेंट एक अकेले आदमी का काम नहीं है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट्स है, हर एक को अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मैनेजर का काम है दूसरों से काम करवाना, पर उसके नीचे जो काम कर रहा है उसका भी तो एफर्ट है उस काम को पूरा करना, काम को कंप्लीट करना। तो इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड एफर्ट। मैनेजमेंट एज अ वेल डिफाइंड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसको एक अब सही से डेफिनेशन दिया गया, एक रूप दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप मैनेजर, कोई भी आदमी उठ के काम कर रहा है, सड़क पे आप चल रहे हैं, एक दुकानदार एक अपनी दुकान चला रहा है तो आप कहोगे वो मैनेजमेंट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक कला है जिसको एक डेफिनेट रूप दिया गया है, उसी को हम कहते हैं इट इज़ अ वेल डिफाइंड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव ड्रिवन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्टिव ड्रिवन, हर ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा करना, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे बैठते हैं ना, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव को तैयार करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम पूरा करना है, ये हमारा टारगेट है, इतने कस्टमर्स को लेकर आना, इतना प्रॉफिट कमाना, इतनी सेल्स कंडक्ट करना। तो ये ऑब्जेक्टिव है जिसको पूरा तभी किया जाता है अगर मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को, प्रिंसिपल्स को उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। देन मैनेजमेंट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड। अब इतने सारे रिसोर्सेज, चाहे वो लोग हैं, चाहे मटेरियल रिसोर्सेज हैं, टाइम रिसोर्सेज है, जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जब मैनेज किया जाता है, इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि वो एक रिजल्ट दे। जैसे एक उदाहरण मैं आपके साथ लेता हूँ। मैं एक मार्केटिंग या सेल्स मैनेजर हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, मेरे नीचे 15 सेल्स के लोग हैं, सेल्स ऑफिसर्स हैं। अब हमारा काम क्या है? अपने प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना। तो उस प्रोडक्ट को जब हम बेचते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को अपनी मर्ज़ी से, आज हमने 2 बेच दिए, कल हमने 4 बेच दिए, कल परसों हमारा मन किया तो मार्केट में चले गए, उसको बेच दिया, ना बेचा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को एक टारगेट दिया जाएगा कि इस महीने इतने हमारे को प्रोडक्ट बेचना है, इतना हमारे को रेवेन्यू लेकर आना है, इतना हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो ये कैसे आता है? बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
Management as a set of roles and skills. The individuals are designated as managers and the group as. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों को मैनेज कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैनेजर, और वो ग्रुप जिसको मैनेज किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं मैनेजर. The managers are expected to learn the managerial skills to perform their managerial roles effectively. अगर ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम करने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजल्ट देना, तो उनसे काम करवाना और रिजल्ट को डिराइव करना, रिजल्ट को अचीव करना, ये एक मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और वो तभी कर पाता है जब वो अंडरस्टैंड कर सके कि उसके रोल्स और स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. एक मैनेजर्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे आपके साथ. देन मैनेजमेंट एज अ फंक्शन. मैनेजमेंट एक, जैसे मैंने कहा, आर्ट है, एक तरीका है. उस तरीके को करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड बजटिंग. तो ये सारे प्रिंसिपल्स अगर एक मैनेजर को समझ आ जाएं और उसको वो इफ़ेक्टिवली फॉलो करे, तो डेफिनेटली वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी टीम को अच्छे से मैनेज कर सकता है. देन मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. मैनेजमेंट अब एक डिसिप्लिन बन गया है. सिर्फ आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाके, फिज़िक्स नहीं पढ़ते हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी नहीं पढ़ते हैं, आप मैनेजमेंट भी तो पढ़ते हैं. तभी तो आपने एडमिशन लिया है इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट प्रोग्राम में, क्योंकि एक अभी एक डिसिप्लिन बन गया है जिसको पढ़ाया जा रहा है कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में, या और इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैंने आपको कहा था जहाँ पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं. वहाँ जाकर जब आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो ये कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ें आप आज अपने इस मैनेजमेंट प्रोग्राम में सीख कर जाते हैं. तभी तो ये आपको पढ़ाया जा रहा है. इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? इफेक्टिव मैनेजमेंट लीड्स टू ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर मैनेजर को ये समझ आ जाए कि मेरे को चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, मेरे रिसोर्सेज कैसे सही तरीके से मुझे मैनेज करने हैं, तो डेफिनेटली it is the fulfillment or accomplishment of the principles of management. Organization functions through teams and groups. Managers provide leadership and direct the members of the team towards the achievement of group and organizational goals. एक आदमी इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है, ग्रुप काम करता है, और उस ग्रुप का हमेशा एक लीडर होता है जिसको हमने पहले भी कहा था, उसको हम मैनेजर बोलते हैं. तो ये एक मैनेजर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अपनी टीम को मैनेज करना, उनको रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाना, उनसे रिज़ल्ट जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के उनको अचीव करवाना उन पर्टिकुलर रिजल्ट्स के थ्रू अपनी टीम को. Then management helps in the smooth functioning of the organization as a proper allocation of tasks to the members and monitoring the implementation effectively. Organizations are influenced by a number of internal and external challenges in the organizational environment. The recent adaptation to the changes of the workplace. आपने देखा होगा पिछले 2 साल से कोरोना महामारी में कैसे ऑर्गेनाइजेशंस के काम करने के तरीके को बदल दिया. इससे पहले क्या होता था? 2 साल से पहले जब कोरोना नहीं था, लोग उठते थे, तैयार होते थे, अपने ऑफिसेज जाते थे, ठीक है, 9 से 5, 10 से 6, जो भी उनका एक ऑफिस का टाइम पीरियड होता था, एक ऑफिस का एड्रेस होता था, या वहाँ जाना, वहाँ बैठकर काम करना, या आप सेल्स वाले हैं मार्केट में जाना, काम करना. कोरोना ने क्या कर दिया? सबको घर बिठा दिया. वर्क फ्रॉम होम, जो आज हम कॉन्सेप्ट के बारे में सुनते हैं. अब वर्क फ्रॉम होम का ये मतलब नहीं है कि आप घर में जैसे मर्जी काम करें, आपके ऊपर कोई नज़र रखने वाला नहीं है. नहीं, बिल्कुल है. मैनेजर्स घर बैठकर आपको मैनेज करेंगे. वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट में आपको काम दिया जाएगा, आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें आपको उस पर्टिकुलर टाइम में अपने काम को कंप्लीट करना है घर बैठकर, और वो उस रिज़ल्ट को काम को कंप्लीट कर उसको रिज़ल्ट
तक पहुंचाकर अपने मैनेजर्स को आगे कन्वे करना है, और वो मैनेजर्स घर में बैठकर उस रिजल्ट को इकट्ठा करके टॉप लेवल तक उसको रिपोर्ट करेगा। मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एन इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Successful managers innovate practices which leads to an improvement of individuals and organizational standards। हम देख रहे हैं 91 के बाद इंडियन इकोनॉमी खुली, एक कॉन्सेप्ट आया इंडिया के अंदर जिसको LPG मॉडल बोलते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन आज़ादी। इससे पहले क्या होता था कि हर बिजनेस को काम करने के लिए, हर बिजनेस को एक प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट परमिशन देती थी कि भैया आप इतने 1 लाख यूनिट, आप 2 लाख यूनिट, आप 50,000 यूनिट ही बनाकर मार्केट में बेच सकते, इससे ज़्यादा नहीं। लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइजेशन ने छूट दे दी, ये लाइसेंसिंग का जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को पूरी फ्रीडम दे दी, आपकी मर्जी है, जहाँ से मर्जी रिसोर्सेज को इकट्ठा कीजिए और जितना मर्जी आपकी कैपेसिटी है बना सकते हैं, उसको बनाइए और मार्केट में लॉन्च कीजिए, बेचिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाइए, क्योंकि बिजनेस को जितना ज़्यादा मुनाफा होगा गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स की प्राप्ति होगी, वो उतना ही टैक्स को इस्तेमाल कर सकता है आम जनता, लोगों की भलाई के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया LPG का मॉडल इसलिए आया क्योंकि मैनेजमेंट ने एक लेवल पर तरक्की की। इस कॉन्सेप्ट को मैनेजर्स ने समझा कि हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे इस्तेमाल कर और किस तरह अपनी कंपनीज को एक्सपैंड कर सकते हैं, ना खाली सिर्फ इंडिया के अंदर पर इंडिया के बाहर भी। तो ये इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की। अभी जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बात किया थी, मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जिनको फॉलो करना, कुछ स्किल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है एक मैनेजर के लिए, तभी मैनेजमेंट की अकम्पलिशमेंट तक वो उसको ले जा सकता है। तो ये प्रिंसिपल्स क्या है, इसको आपने कई बार बुक्स में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल पर भी इस कॉन्सेप्ट को सुना हो, जिसको हम कहते हैं POSD कॉर्ब, POSD CORB। क्या मतलब है POSD कॉर्ब का? POSD कॉर्ब में सबसे पहले चलता है P मीन्स प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, CO कोऑर्डिनेटिंग, R रिपोर्टिंग और B बजटिंग। बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं मैनेजमेंट के और सारी मैनेजमेंट इस POSD कॉर्ब के आसपास ही घूमती है। कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, एज अ मैनेजर आपको प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, कैसे मैं बजटिंग कर सकता हूँ। आप अपने आप को जब कॉर्पोरेट में जाएंगे, काम करेंगे, एक अच्छे मैनेजर के रूप में आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर एक्शन। मुझे आज क्या काम करना है, क्या मैं उसके बैठकर उसके बारे में कुछ प्लान बनाता हूँ? नहीं, मैं प्लान बनाता हूँ किसके लिए? फ्यूचर के लिए। It relates to an activity which bridges the gap between the present and future। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव कर रही है, क्या कर रही है, क्या रिजल्ट्स डिराइव कर रही है और आगे चलकर मेरे को उस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तक लेके जाना है, इसको हम कहते हैं प्लानिंग। द प्लानिंग फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स which are spelled for the future course of action. It incorporates both internal and external factors। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ इंटरनल रिसोर्सेज ही नहीं है जिसको इस्तेमाल करना है रिजल्ट्स तक अचीव करने के लिए, बल्कि बाहरी फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए।
तो उनको भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अभी इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, ये हम आगे जाके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू बोरो फाइनेंसेस, रॉ मटेरियल्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल एंड नेशनल पॉलिसी। इंटरनल फैक्टर्स हमारे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैन पावर, रिसोर्सेज। तो इन सब रिसोर्सेज को, चाहे वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली अवेलेबल हैं या वो रिसोर्सेज जो मेरे एक्सटर्नली मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इन सब को मैनेज करना, ये किस में आता है, प्लानिंग में आता है। प्लानिंग के बाद दूसरा जो स्किल है बहुत ज़रूरी है, वो है ऑर्गेनाइजिंग। किसको ऑर्गेनाइज करना? ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन with clear defines of authority and responsibility through which the work is allocated, monitored and coordinated so that each division and department relate to each other to work together for the achievement of organizational objectives। एक किताबी डेफिनेशन बहुत लंबी सी, बहुत सिंपली इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर। मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मैं ओनर हूँ, मुझे डेजिग्नेशन दी गई है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो क्या मैं खाली कंपनी में मैं ही काम करने वाला हूँ? नहीं, मेरे नीचे एक इंसान है जिसको मैंने डेजिग्नेशन दिया है जनरल मैनेजर। तो क्या जनरल मैनेजर और मैं ही काम करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा? नहीं, मेरे जनरल मैनेजर के नीचे भी 4 मैनेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने वाले, फाइनेंस को संभालने वाला, ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल डिपार्टमेंट को संभालने वाला, प्रोडक्शन को संभालने वाला, सेल्स को संभालने वाला, मार्केटिंग को संभालने। तो क्या ये 4 मैनेजर्स, एक जनरल मैनेजर और मैं एक सीईओ ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हूँ, क्या हम ही ऑर्गेनाइजेशन के इस ढांचे में या स्ट्रक्चर में आते हैं? नहीं, इनके नीचे भी काम करने वाले हैं। एचआर मैनेजर के नीचे ऑफिसर्स हैं जो काम करने वाले, मार्केटिंग सेल्स मैनेजर के नीचे भी सेल्स ऑफिसर्स हैं जो बाज़ार में जाते हैं, प्रोडक्ट को बेचने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये इस ऑफिसर से लेकर मैनेजर से लेकर जनरल मैनेजर और मेरे सीईओ लेवल तक ये जो एक ढांचा बनता है, ये कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हर लेवल पर हर डेजिग्नेशन की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी है। अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो काम मैं कर सकता हूं वो एक जनरल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। जो काम जनरल मैनेजर को दिया गया है वो काम जनरल मैनेजर ही करेगा, वो मैनेजर नहीं करेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो काम एक ऑफिसर का है करने वाला, वो ही करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि वो ही उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको दी गई है करने के लिए, वही करेगा। ऑफिसर का काम मैं नहीं करूँ। बैंक में जाते हैं ना हम सब, बैंक का इंचार्ज कौन है? ब्रांच मैनेजर, जो एक अपनी कैबिन में बैठा होता है। काउंटर पे देखते हैं कौन है? ऑफिसर्स हैं, क्लर्क्स हैं, एक कैशियर है जिसका काम है कैश लेना या कैश देना। क्लर्क हैं, आगे डेस्क पे बैठे हैं, पासबुक में एंट्री करते हैं। हमारी और कोई फॉर्म वगैरह या अकाउंट खुलवाना है वो खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वो खुलवाना या हमने उसको बंद करवाना या हमारी पासबुक में एंट्री करना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बैंक में अपने अकाउंट में कैश जमा करवाना हो तो मैं कैशियर की जगह ब्रांच मैनेजर के पास चला जाता हूँ, सर ये आप मेरा पैसा पकड़िए, मेरे अकाउंट में जमा कर देना। नहीं, ये काम कैशियर का है, कैशियर ही करेगा। और एज अ कस्टमर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैशियर के भी पास जाना और उसी को पैसे देना और मेरे खाते में वो ही जमा करें। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन द रोल ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या कहता है? स्टाफिंग रिलेट्स टू फाइंडिंग द
right people for the right job in the given structure of the organization. क्या मैं एचआर का फंक्शन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंजीनियर से करवा सकता हूं? क्या प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे सकता हूं? क्या मैं सीईओ की कुर्सी पर एक आए हुए नए इंटर्न को, जिसको हम नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं, कोई नया नया ज्वाइन करता है पढ़ाई खत्म करके, उस इंटर्न को बिठाकर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे सही लोग चाहिए सही काम करने के लिए। मुझे अगर फाइनेंस का फंक्शन चलाना है तो मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंट से रिलेटेड पढ़ाई किए हुए लोग ही चाहिए, जिनको मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करना है और उनसे अकाउंट्स या फाइनेंस से रिलेटेड काम ही करवाना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन प्रोसेस है तो इंजीनियर्स या आईटीआई ट्रेंड लोग ही मेरे उस प्रोडक्शन फैसिलिटी में काम करेंगे। उन्हीं को हायर करना और उन्हीं से काम करवाना, ये स्टाफिंग फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मैनेजमेंट के अंदर जो हम स्टाफिंग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं वो है। इट स्टार्ट विद द डिज़ाइनिंग ऑफ द जॉब, आइडेंटिफाइंग द जॉब, जॉब एनालिसिस, पेविंग वे फॉर रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग द पीपल और ट्रेनिंग करा। तो स्टाफिंग का काम सिर्फ सही लोगों को हायर करना और उनसे काम करवाना नहीं है, बल्कि उनको उत्साह करना, रिवॉर्ड करना, और सबसे ज़रूरी है उनको आगे चलकर ट्रेन करना। ट्रेनिंग इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस आजकल। क्यों? आज आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के ये स्किल्स पढ़ रहे हैं, 20 साल 25 साल बाद क्या ये स्किल्स वो ही रहेंगे? नहीं। या मैं कहूँ 25 साल पहले मैंने एमबीए में जो पढ़ाई की है वही स्किल्स आज प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो शुरू से वो ही रहे हैं, शुरू से, और आगे चल के 20-25 साल भी वही रहेंगे, पर बहुत से और नए नए स्किल्स हैं अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो वक्त के साथ चेंज हुए हैं। कंप्यूटर में देखें ना, आज से 20-25 साल पहले कोबोल एक लैंग्वेज था जो पढ़ाया जाता था, या हम कहें कोबोल एक लैंग्वेज था जो लोग सीखते थे और कंप्यूटर को चलाने में उसका इस्तेमाल करते थे। आज कोई सुनता है कोबोल के बारे में? किसी को मेरे ख्याल से पता भी नहीं है। आज हम C++ या जावा की बात करते हैं। तो क्या ये सीखने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर फिर दोबारा से एमबीए करेंगे? नहीं। एक बार आपने एमबीए कर लिया, एक बार वक्त लगा दिया, या मैनेजमेंट के और दूसरे प्रोग्राम कहीं से भी कर लिए, वेरी गुड, गुड एफर्ट्स ऑन योर पार्ट। 25 साल बाद क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोबारा से वो स्किल्स को सीखना? नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑर्गेनाइजेशन की है, आपको उन नए स्किल्स में ट्रेन करना। तो ये कहाँ से आते हैं? ये स्टाफिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, ये वहाँ से स्किल्स दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ को नए नए स्किल्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने काम को और सही तरीके से, बेटर तरीके से कर सकें। अगला प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्टिंग। दिस फंक्शन इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप, communication channels, motivation and supervision so that employees are able to function effectively to attain the desired goals. डायरेक्टिंग का क्या काम है? डायरेक्ट करना, लीडरशिप देना, काम को किस तरीके से किया जाएगा, काम को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, कैसे उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है, ये आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के थ्रू। और क्यों आता है? क्योंकि वो ही आपको प्रॉपर डिजायर्ड गोल्स तक लेकर जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
गाड़ी चलाते हैं ना हम सब लोग, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे स्कूटर है, चाहे बाइक है, चाहे कार है, तो क्या सिर्फ हम गाड़ी को चलाते वक्त रेस देते हैं? नहीं। एक्सेलेरेटर के साथ एक और दिया गया है जिसको हम ब्रेक बोलते हैं। वो ब्रेक क्या है? उस गाड़ी को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म या एक एफर्ट है। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को हम जैसे मर्जी नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक तरीका है, एक लेवल है जिस लेवल तक हम उनको उन रिसोर्सेज को लेकर जाना है, इस्तेमाल करना है। तो उस किस लेवल तक रिसोर्सेज को लेकर जाना है, इस्तेमाल करना है, ये आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर, जिसको जानना, जिसको आना एक मैनेजर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। उसको समझना कि मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कहाँ तक, कितने तक कंट्रोल करना है और किस लेवल तक इन रिसोर्सेज को लेकर जाना है। गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीव करना, ये बहुत बहुत एक मैनेजर के लिए ज़रूरी है। मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे जैसे मर्जी हो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक के अपने एक रोल है। क्या रोल है? पहला, दो रोल्स हैं। पहला है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंबॉलिक हेड है। उस लीडर के नीचे और दूसरे लोग काम करते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लीडर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और अपने एफर्ट्स को रिजल्ट तक लेकर जाना। और एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है ये इंश्योर करना कि जो लोग उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके नीचे वो अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशनल। एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रिक्रूट किया है, उनको मैं कैसे प्रमोट करूंगा, उनको क्या कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, उनको क्या रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, इन सब को भी कम्युनिकेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये रोल कौन परफॉर्म करता है? ये एक मैनेजर परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ये आता है उसके इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर। तीसरा है डिसीजनल रोल, डिसीजंस लेना। क्या हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई डिसीजन ले सकता है? नहीं, हर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हाँ, आपको अपना काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस काम को आपने कैसे अचीव करना है, उसको कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है, यह डिसीजन आपका है। पर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, उसको सक्सेस तक लेके जाना, ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये डिसीजंस 4 तरीके के डिसीजंस होते हैं। पहला होता है एंटरप्रेन्योरियल रोल। द मैनेजर इनिशिएट्स एंड सर्चेस फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड। मेरी कंपनी दिल्ली में है पिछले 25 साल से। मेरे प्रोडक्ट दिल्ली के हर कोने कोने में बिक रहे हैं पिछले 25 साल से। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना चाहता हूँ, तो क्या मैं दिल्ली में उसको ग्रो कर सकता हूँ? नहीं। इसका मतलब मेरे को दिल्ली के बियॉन्ड और इलाके हैं ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स हैं, जहाँ तक मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर जाऊँ ताकि मेरे प्रोडक्ट्स और बिके, मेरे को और सेल्स मिले, मेरे को और प्रॉफिट्स मिले। तो ये है एंटरप्रेन्योरियल रोल एक मैनेजर का। दूसरा है डिस्टर्बेंस हैंडलिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफेक्टली नहीं चलता। हर ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट होता है किससे? दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने साइंस में एक डार्विन थ्योरी पढ़ी थी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या था? एक जानवर दूसरे जानवर को खाता था ना। डायनासोर्स के बारे में हमने सुनते थे, डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे कुछ हज़ार साल पहले, सडनली डिसअपियर हो गए। कैसे डिसअपियर हो गए?
जो बलवान थे उन्होंने कमज़ोर को खा लिया, फिर बलवान में भी आपस में लड़ाई हुई, जो ज़्यादा बलवान था वो एग्जिस्ट कर गया, दूसरा ख़त्म। तो यही कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडस्ट्री में भी चलता है। जो कंपनी स्ट्रॉन्ग है वो एग्जिस्ट करती हैं, जो ढीली हैं, जो अपने आप को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉफिट में नहीं चलते हैं, नुकसान में चलते हैं, आगे चल के यहाँ तो उनको बंद करना पड़ जाता है, या जो कंपनीज प्रॉफिट में चल रही हैं वो उनको खरीद लेती हैं। तो ये क्या है? थ्रेट है ना, मेरी कंपनी सही से नहीं चल रही है, इसको यहाँ बंद करना पड़ जाएगा, या एक प्रॉफिटेबल कंपनी मेरी कंपनी को खरीद लेगी। तो ये क्या है? एक थ्रेट है। तो इस थ्रेट्स को हैंडल करना एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन, सही से रिसोर्सेज को देना। अगर मेरे को 10,000 यूनिट बनाने हैं एक पर्टिकुलर मशीन के लिए और उसके लिए इतना पर्टिकुलर मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए, तो उतना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना कि उतना ही दिया जाएगा। घर में हम देखते हैं ना, गृहिणी को रोटी बनाते हैं, घर के 4 लोग हैं तो वो उतना ही आटा जितने 4 लोगों की रोटी के लिए ही गुनती है ना। घर में मेहमान आने हैं, 10 लोग और आएंगे, 4 घर के हो गए, 10 मेहमान हो गए, 14 लोग, तो क्या वो 4 लोगों के गुने हुए आटे से ही 14 लोगों के लिए रोटी बना देती है? नहीं, वो रिसोर्सेज को और एक्सपैंड करती है, और आटा लाती है, और ज़्यादा आटा गूंथती है ताकि 14 लोगों के लिए रोटी बनाए। तो सेम कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इम्प्लाई होता है, इस्तेमाल किया जाता है। आज मेरे को कंपनी में थोड़े प्रोडक्ट बनाने हैं तो मैं थोड़े ही रिसोर्सेज बनाऊंगा। कल मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे और रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, और रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना है, इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाना। तो ये क्या है? मेरे रिसोर्स एलोकेशन रोल। लास्ट रोल एक मैनेजर का है नेगोशिएशन रोल। नेगोशिएशन रोल मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे कंपनी के अंदर चाहे कंपनी के बाहर, उन सब के साथ एक, जिसको हम कहते हैं ना, ग्लू इफेक्ट बना के रखे, उन सब रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, उन सब से कैसे काम करवाना है, उन सब रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रॉपर्ली नेगोशिएट कर सके। स्किल्स, एक अच्छे मैनेजर होने के लिए मेरे को क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है? सबसे पहला टेक्निकल स्किल। अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो मेरे को अकाउंट से रिलेटेड कोर्स, चाहे वो CA है, ICW है, MCOM है, जो भी है, वो क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है, पर खाली प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज या क्वालिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। एक प्रोडक्शन फ्लोर को मैनेज करना किसके लिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है? इंजीनियरिंग की डिग्री। देन इज द ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स बेसिकली कहता है कि एक एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को दूसरे ह्यूमन बीइंग से काम करवाना है, तो मेरे को जल्लाद बन के काम नहीं करना, मेरे को दूसरे इंसान को इंसान समझकर उससे काम करवाना। आई नीड टू बी वेरी कंपैशनेट, आई नीड टू बी वेरी जनरस, आई नीड टू बी वेरी सोबर विद द अदर पर्सन। एक गर्भवती महिला है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, मैं एक्सपेक्ट करूं कि भैया कि वो जब तक बच्चे को डिलीवर नहीं करती तब तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती रहे, जिस दिन डिलीवरी है वो भी मैं अपनी कंपनी में करवा लूँगा, नहीं। आई नीड टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशन ऑफ दैट वुमन। 6 महीने 7 महीने के बाद आई नीड टू गिव हर रेस्ट। घर जाइए, रेस्ट कीजिए, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, आप बच्चे को थोड़ा 1-2 महीने देख रेख कर लेंगे, बच्चा सेटल डाउन हो जाएगा, कम बैक मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ जाइए, मेरे लिए काम कीजिए। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ह्यूमन स्किल। एक आदमी बीमार है और बीमारी में भी कहूँ नहीं भैया आप उठकर आ जाइए, आज काम करना बहुत ज़रूरी है, तो क्या वो एफर्ट कर पाएगा? क्या वो रिजल्ट दे पाएगा उस बीमारी में? नहीं।
सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ आती है? ह्यूमन स्किल्स में। तीसरा स्किल है डिज़ाइन स्किल। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू फाइंड सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर ऑर्गेनाइजेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर फेस कर। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो हमारे बिजनेस या इंडस्ट्री के लिए रूल्स पॉलिसीज़ बना रही है, बहुत अच्छी बात है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट। कल बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है, वो किसी और इंडस्ट्री को फेवर करती है, मेरे को नहीं करती, तो क्या हुआ? मेरे लिए ये एक थ्रेट हो गया ना। तो ये समझना, इन स्किल्स को समझना एक मैनेजर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ा स्किल है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज़ इफ़ेक्ट करता है, क्या चीज़ नहीं इफ़ेक्ट करता। तो ये सारे स्किल्स कहाँ से आते हैं? डिज़ाइन स्किल्स में से। Then conceptual skills. Management thinkers regard the skills as critical skill for the top management to strategize, formulate goals, who get things done and contribute to the achievement of the goals of the organization. Strategy कहाँ बनती है? Organization के top पर। ऑर्गेनाइजेशन को समझना, मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, मैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज है, मनी रिसोर्सेज है, इन सब को कैसे इस्तेमाल कर कर, कैसे रोटेट कर कर, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता हूँ। ये स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ये कहाँ से आते हैं? कंसेप्शनल स्किल्स से। तीसरा लास्ट होता है एनालिटिकल स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स बेसिकली जिसको हम कहते हैं। अब कहेंगे कि मैं तो एक सेल्स ऑफिसर हूँ, मेरे को मैथ्स की क्या ज़रूरत है? भैया सेल्स कितनी आई आज, अगले महीने कितनी आई, कितना डेफिसिट हुआ, कितना आपने इजाफा किया, क्या बजट है आपको बनाना है कि भैया कितने आपको ट्रैवलिंग के लिए पैसे चाहिए, कितने आपको बिजनेस प्रमोशन के लिए पैसे चाहिए। तो ये क्या है? ये सारे एनालिटिकल स्किल्स ही तो हैं जिसकी आपको ज़रूरत है जब आप काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक मैनेजर के लिए ये स्किल होना अपने अंदर बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड पर, लास्ट में। मैनेजमेंट के लेवल्स क्या हैं? मैनेजमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे मैनेज किया जाता है? वो मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में है, वो कहाँ स्ट्रक्चर में? जैसे हम ह्यूमन बॉडी का कहते हैं ना, स्ट्रक्चर अपना देखते हैं, ये मेरा हेड है, ये मेरा नाक है, ये मेरा गला है, ये मेरी चेस्ट है, मेरी बाजू है, ये मेरी टांग है। तो एक स्ट्रक्चर है ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, टॉप टू दी बॉटम। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी एक अपना स्ट्रक्चर है जो शुरुआत होता है टॉप से। टॉप पे कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी हम डेजिग्नेशन उनको दे सकते हैं। वो टॉप पे क्यों है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव बनाना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन मिले। ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देना, वो डायरेक्शन देना किसका रोल है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टॉप लेवल मैनेजर्स। वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स या प्लान्स जो टॉप लेवल पर बनाए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो मिडल मैनेजर्स की है, जिसको हम जनरल मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर या HR मैनेजर, जो भी डेजिग्नेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम दे सकते हैं या देना चाहते हैं। उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, उनको पूरा करवाना, वो काम है मिडल मैनेजमेंट लेवल का। और एक्चुअल में काम कौन करता है ऑर्गेनाइजेशन में? ये काम करते हैं टॉप वाले, मिडल वाले नहीं, काम करते हैं लोअर मैनेजमेंट पे जो होता है। प्लान ऊपर से बना, नीचे पास ऑन हुआ मिडल तक, मिडल वालों ने एक ढांचा बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट की, किसको?
लोअर लेवल मैनेजर्स को या लोअर लेवल मैनेजमेंट को, जिनका काम है उस काम को पूरा करना, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, पॉलिसीज टॉप लेवल पर बनाई गई हैं वो एफर्ट्स उस डायरेक्शन तक उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है टॉप से, मिडल और लोअर, ये 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के। आप जब भी अपना करियर शुरू करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, वहाँ से आप तरक्की करके चलते हैं, एक्सपीरियंस उठाते हैं, मिडल तक जाते हैं, और भगवान करे आप जब कॉर्पोरेट लेवल में जाएं, इतनी तरक्की करें कि हम आगे चलकर आपको टॉप लेवल मैनेजर्स की पोजीशन पर देखें। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर टॉपिक्स जो मैंने आज आपके साथ कवर करने की कोशिश की है। एक बेसिक आइडिया आपको देने की कोशिश की है कि क्या क्या मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, और कंपनीज़ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट किस किस लेवल तक किस किस लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा मेरे लेक्चर के अलावा कुछ नोट्स वगैरह हैं जो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच listening to all this. If you have any doubts, you can definitely get back to us. Thank you.